नमस्कार साथियों, मैं शालिनी बारासात फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर जिसका शीर्षक है हो गई प्रेम की तपस्या। माँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा, आपको उसे स्वीकार करना ही होगा, प्लीज। तेज आवाज में प्रेम ने माँ को बुलाना दी और पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। माँ भी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उफ, क्या करूँ मैं इसका, समझा समझा के हार गई कि वह लड़की तेरे काबिल नहीं है, भूल जा उसे। पर उसे अपनी माँ की एक भी बात सुनने के लिए मन नहीं था। उसके ऊपर तो भूत सवार था उस लड़की का। आज माँ भी उस दिन को कोसती है जब वह एक रिश्तेदार के यहाँ विवाह समारोह में शामिल होने इलाहाबाद गई थी। प्रेम तो चलने को राजी भी नहीं था, पर माँ ने ही जिद की साथ चलने के लिए। पिताजी अपने ऑफिस के कामों में इतना मशरूफ रहते हैं कि सारी जिम्मेदारी माँ को ही निभानी होती है। जैसे जैसे प्रेम माँ के साथ विवाह में जाने के लिए राजी हुआ, दोनों को वहाँ जाकर अपनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्रेम को भी वहाँ अपनी उम्र के कई लोग मिले तो उसका मन भी वहाँ लग गया। चारों ओर अच्छी सजावट और रोशनी थी। माँ के दूर के रिश्ते की एक बहन घर में उसका विवाह था। माँ भी बहुत दिनों से इलाहाबाद नहीं जा पाई थी, तो आज जब उसको जाने को मिला तो उनकी खुशी देखने लायक थी। प्रेम ने भी वहाँ अपने मित्र बना लिए थे और उन्हीं के बीच में वो मगन हो गया। रात में बारात आई, स्वागत सत्कार रस्म हुआ और अंत में वह क्षण आया जिसका सब बेसब्री से इंतजार करते हैं, और वो क्षण था जयमाल का। हाँ, आजकल की भांति जयमाल में एक बहुत सुंदर से मंच की व्यवस्था की गई थी, जिसके दोनों तरफ सीढ़ियां लगी हुई थी और वो मंच धीरे धीरे घूम रहा था। उसके एक तरफ से दूल्हा और दूसरी तरफ से दुल्हन चढ़ रही थी। दूल्हे ने चढ़कर झट से अपनी होने वाली दुल्हन के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसे ऊपर चढ़ने में सहायता करी। और उसके बाद जब दोनों ऊपर पहुंच गए तो चारों ओर से एक दिव्य संगीत और फूलों की वर्षा होने लगी। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और रस्म संपन्न हुई। माँ अपलक यह दृश्य देख रही थी, पर उन्हें उसमें दूल्हा बना प्रेम दिख रहा था। मन ही मन में प्रसन्न होकर वह स्वयं से बोली, ऐसी भेंट लाऊंगी प्रेम के लिए कि सब देखते रह जाएंगे। उधर प्रेम ने भी इस दृश्य का भरपूर आनंद लिया और उसकी नज़र दुल्हन से हटकर जब एक युवती पर गई तो वो हैरान रह गया। वो काफ़ी देर तक उस युवती को यूं ही देखता रहा, और ये वही युवती थी जो दुल्हन को मंच तक लाई थी। न जाने प्रेम को उसमें ऐसा क्या अच्छा लगा कि वो उसके पास पहुँच गया, और धीरे से पता चला कि वो जो युवती थी वो दुल्हन की सहेली थी और उसका नाम तपस्या है। वह दिल्ली के किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करती थी और अपनी सहेली के विवाह समारोह में शिरकत करने आई थी। लंबी पतली सुंदर सी प्यारी सी वह युवती देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, और माँ ने अपनी बहू के लिए जो फ्रेम तैयार किया था वो उसमें फिट नहीं हो रही थी। प्रेम ने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। मैं प्रेम, कानपुर में पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधक हूँ। उस युवती ने भी कहा, मैं दिल्ली में रहती हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ। मेरा नाम तपस्या है और यहाँ अपनी फ्रेंड की शादी में शामिल होने आई है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्रेम के मुख से अचानक निकला, मुझे भी, तपस्या हंस के बोली। इस तरह के औपचारिक परिचय के बाद दोनों ने सबके साथ डिनर किया और विवाह की अन्य रस्मों की तरह उनका लगाव भी धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे बढ़ रहा है। कन्यादान, फेरे, सिंदूर चढ़ाई, मंगलसूत्र पहनाना, सारी रस्में रात भर चलती रहीं और सब बड़े हंसी खुशी माहौल के साथ इसका आनंद ले रहे थे। इन सब के बीच प्रेम कभी कभी नजरें चुराकर तपस्या को देख लेता, और जैसे ही उसकी नजरें तपस्या से मिलती वो शर्मा जाता। सारी रात उन दोनों का एक दूसरे को यूं ही चोरी चोरी देखने का क्रम जारी रहा। सुबह 4 बजे मांग में सिंदूर भरने के साथ विवाह संपन्न हुआ। कुछ लोग मंडप से उठकर आराम करने के लिए जाने लगे। दुल्हन के घर वाले भी विदाई की रस्म और विदाई की व्यवस्था में लग गए। चलो प्रेम, थोड़ा आराम कर लो, प्रणव ने प्रेम से आके कहा। प्रणव मौसी का सबसे छोटा बेटा था जो प्रेम की उम्र का ही था। नहीं यार, मैं ठीक हूँ, तू जा। प्रणव वहाँ से चला गया और प्रेम ने नजर उठाकर देखा तो तपस्या वहाँ से जा चुकी थी। अरे कहाँ चली गई? प्रेम परेशान सा हो गया। इधर उधर जाकर देखा तो एक कोने में कुछ महिलाओं के साथ वो बैठी बातें कर रही थी। प्रेम को वहाँ देखकर वह मुस्कुराई तो प्रेम थोड़ा झेप गया और वहाँ बिना रुके चुपचाप चला गया। अब उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। चाहता था कि तपस्या को अपने सामने बिठाए और बस उसको देखता ही रहे। सुबह के 7 बज चुके थे और विदाई की रस्म शुरू हो गई थी। उधर दुल्हन की विदाई की भी पूरी तैयारी हो चुकी थी। प्रेम को तो बस यही चिंता थी कि तपस्या कहाँ है, कहीं चली तो नहीं गई। तभी उसकी नज़र माँ पर पड़ी। माँ सामान पैक कर रही थी और प्रेम से बोली, सुबह 10 बजे वापस कानपुर चलना है, समय का ध्यान रखना प्रेम, कहीं इधर उधर मत हो जाना। प्रेम ने माँ की बात को अनसुना किया। प्रेम की आंखें तो बस उसे ही तलाश कर रही थी और मन में डर था कि कहीं वो इधर उधर न चली जाए। चाय पियेंगे? एक प्यारी सी जानी मानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। पलट कर देखा तो तपस्या चाय की ट्रे लिए उसके पास खड़ी थी। वो और लोगों को भी चाय दे रही थी। गहरे नीले रंग के सूट और पीली चुन्नी में वह गजब की लग रही थी। प्रेम तो कुछ सेकंड उसको देखता ही रह गया। कुछ आवाज़ ही नहीं निकली उसके मुंह से।
तपस्या ने एक शरारती मुस्कान से उसकी ओर देखा और चाय का कप उसकी ओर बढ़ा दिया। प्रेम को लगा शायद पिंक कलर का गाउन ही तपस्या पर फपता है जो उसने कल रात को पहना था, पर वो गलत था। ब्लू कलर का सूट भी उस पर बहुत फप रहा था। अब तो प्रेम को अपने पर नियंत्रण ही नहीं हो रहा था। उसका मन था कि वह जाए और जोर से तपस्या का हाथ अपने हाथों में लेकर बोले कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पर इतनी हिम्मत अभी आई नहीं थी उसमें। धीरे धीरे विदाई का वक्त आया और रात की राजकुमारी सी दिखने वाली दुल्हन अब रानी जैसी दिखने लगी। रानी, हाँ, अपने राजा की रानी। सभी के गले रूठे और मन भारी था। एक बेटी अपने पिता का घर छोड़कर अपने पिया के घर जा रही, एक नए जीवन और नए संसार में प्रवेश के लिए। उधर तपस्या भी अपनी सखी को गले लगाकर उदास हो गई थी और आंखों में आंसू थे। प्रेम को तो यह दृश्य देखकर बड़ा कष्ट हुआ। उसे लगा जब वो जाए और दौड़कर जाकर तपस्या को गले से लगाए और उसके सारे आंसुओं को पोंछ दे। प्यार वास्तव में एक स्वार्थी भाव है। उसे अपने प्रीतम या प्रीतमा के सिवा कुछ नहीं दिखता। तभी तो प्रेम को भी केवल तपस्या के आंसू दिख रहे थे, उस दुल्हन के नहीं जो अपना सब कुछ छोड़कर पिया के साथ जा रही थी। विवाह संपन्न हो चुका था। दुल्हन भी विदाई के बाद सब रिश्तेदार से मिलकर गाड़ी में बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद बाकी रिश्तेदार वापस जाने की तैयारी में लग गए। माँ ने भी झटपट चेंज किया और वापस चलने की तैयारी पूरी कर ली थी। सुबह के 8:30 बज रहे थे। प्रेम को सुबह 10 बजे की ट्रेन से वापस लौटना था। अब तो उसका दिल बैठा जा रहा था। एक रात की शादी ने उसका जीवन बदल दिया था। आया था किसी और की शादी में शामिल होने और अपना ही दिल खो बैठा। उसका मन कर रहा था कि तपस्या को जाकर अपने मन की बात बता दे और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दे, पर न जाने क्यों वह ऐसा नहीं कर पाया। प्रणव के पास जाकर उसने चुपचाप तपस्या का मोबाइल नंबर लिया और माँ के साथ वापस जाने के लिए तैयार हो गया। मन तो उसका इलाहाबाद में रह गया था, केवल शरीर लेकर वह माँ के साथ जा रहा था। ठीक 10 बजे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और वापस कानपुर आ गया। घर आकर उसका मन नहीं लग रहा था। माँ से भी उसने ठीक तरह से बात नहीं की, बस अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। माँ ने सोचा शायद थक गया इसीलिए चिड़चिड़ा हो गया। पूरा दिन वो तपस्या के बारे में सोचता रहा और मोबाइल पर उसकी फ़ोटो देखता रहा, वही फ़ोटोज उसने चुपचाप से खींची थी शादी में। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई वो जान ही न पाया। माँ ने आवाज़ लगाई, प्रेम देखो सुरेश आया है। प्रेम की नींद खुली तो उसने सुरेश से मिलने के लिए अपने आप को बाहर निकाला। सुरेश और प्रेम ने साथ में पढ़ाई की थी। सुरेश की नौकरी दिल्ली सचिवालय में लग गई थी और उसे आज ही वापस दिल्ली जाना था, तो वह प्रेम से मिलने आया था। दोनों को माँ ने चाय दी और फिर अपने काम में मशरूफ़ हो गई। दोनों ने बैठ के बहुत सारी बातें करी और प्रेम ने अपना हाल दिल सुरेश के सामने बयां कर दिया। सुरेश ने चुपचाप उसकी बातें सुनी और अपने दिल की बात तपस्या को बताने की उसने सलाह दी। रात में स्टेशन तक छोड़ने का प्रेम ने सुरेश से वादा किया। फिर सुरेश अपने घर वापस लौट गया। सुरेश को रात की ट्रेन से वापस दिल्ली जाना था, तो प्रेम ठीक समय पर उसके घर पहुंचा और उसको लेवाकर स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन छूटने के समय से कुछ पहले ही दोनों ट्रेन पर चढ़े। सुरेश ने अपना सामान बर्थ पर रखा और प्रेम को घर वापस जाने के लिए कहा। अचानक प्रेम की नज़र सामने बर्थ पर बैठी युवती पर गई। वह कोई और नहीं तपस्या थी, जो इसी ट्रेन से वापस दिल्ली जा रही थी। उसे देखते ही प्रेम के कदम ठिठक गए। सुरेश को यह समझते देर नहीं लगी कि यह वही तपस्या है जिसका जिक्र प्रेम ने शाम को किया था। उसने इशारे से प्रेम को रुकने को कहा और खुद ट्रेन से उतरकर नीचे चला गया। तपस्या भी प्रेम को देखकर अचंभित हुई और बोली, आप यहाँ? जहाँ आप वहाँ मैं। प्रेम के मुंह से अचानक निकल गया। वह कुछ संयत हुई, पर उसने प्रेम की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ट्रेन के चलने का समय हो गया तो प्रेम जल्दी से अपना मोबाइल नंबर तपस्या को दिया और फिर मिलेंगे कह के नीचे उतरकर चला गया। तपस्या ने कुछ नहीं कहा। तब तक सुरेश भी वापस आ गया था। ट्रेन चल दी। प्रेम अब और बेचैन हो गया था। पता नहीं उसका फ़ोन आएगा या नहीं। पूरे दिन बीत जाने के बाद तपस्या का फ़ोन आया। हेलो प्रेम, कैसे हो? उदास हूँ, प्रेम ने कहा। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या सुनोगी? कुछ मत कहो प्रेम, आपके दोस्त सुरेश ने सब कुछ बता दिया है मुझे और मुझे इसका कोई आपत्ति भी नहीं है, पर मैं अपनी परिवार की रजामंदी को ज़रूरी मानती हूँ। अगर आप मेरी इस बात को मान सकते हैं तो मेरे परिवार से आपको मिलना पड़ेगा। प्रेम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सबको मनाने का वादा किया और कहा, अपना ख्याल रखना, मैं जल्द आऊँगा। आज उसे दुनिया बहुत रंगीन और खुशियों से भरी लग रही थी। पहले उसने तपस्या के परिवार से मिलने का फैसला किया और उनसे मिलने के लिए दिल्ली गया। तपस्या के परिवार में उसकी माँ और पापा के अलावा और कोई नहीं था। जब वह प्रेम से मिले तो उन्हें वो प्रेम बहुत पसंद आया। अब बारी थी प्रेम के माताजी और पिताजी। उसके मन में यह विचार आ रहा था कि माँ पिताजी तपस्या को पसंद करेंगे या नहीं। घर आकर प्रेम ने पिताजी से बात की तो उन्होंने सब कुछ माँ पर छोड़ते हुए कहा, तुम्हारी माँ की जो इच्छा है वही मेरी होगी। अब
प्रेम असमंजस की स्थिति में पड़ गया। उसने माँ और तपस्या को आपस में मिलवाने का निर्णय लिया और बहाने से माँ को दिल्ली ले गया। दिल्ली में प्रेम के मामा जी का घर था, तो प्रेम माँ को लेकर वहाँ गया और तपस्या को भी वहीं बुलाकर माँ के सामने बिठा दिया। तपस्या को सामने देते ही माँ ने मुस्कुराकर उसका विवादन स्वीकार किया, और जब प्रेम ने तपस्या से विवाह की बात की तो वो राजी नहीं हुई। आवेश में अपनी बात बोलते बोलते कमरे से बाहर निकली। प्रेम भी उनके पीछे पीछे चुपचाप चला गया और तपस्या बैठकर ये सब कुछ देख रही थी। माँ गुस्से में बड़बड़ाती हुई ऊपर की बनी हुई सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। अचानक माँ का पैर फिसला। इससे पहले कि प्रेम कुछ समझ पाता, माँ सीढ़ियों से फिसलते हुए नीचे आ गई। प्रेम जोर से चीखा, माँ। तब तक तपस्या कमरे से बाहर आई और फुर्ती से आकर उसने माँ को संभाला। माँ का सिर जमीन से लड़ते लड़ते बचा था। ईश्वर का शुक्र था कि उन्हें केवल पैरों में मोच आई थी और सिर तपस्या ने अपने हाथ के सहारे से बचा लिया था, तो अनहोनी होने से बच गई थी। प्रेम और तपस्या ने मिलकर माँ को सहारा देकर कमरे में लिटाया और मामा जी को बताया। मामा जी ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने माँ को कुछ दिनों तक पैर में गर्म पट्टी बांधने और आराम करने की सलाह दी। तपस्या पूरे दिन माँ की सेवा में लगी रही। फिर शाम को प्रेम से बोली, मैं जा रही हूँ प्रेम, पत्नी तुम्हें दूसरी भी मिल सकती है, पर माँ तो केवल एक ही होती है। अपनी माँ का ख्याल रखना। अरे ख्याल तो इसका सब रख लेंगे, पर इस शैतान का ख्याल कौन रखेगा? संभाल अपने प्रेम को, अब मुझसे नहीं संभाला जाता है शैतान, माँ ने जोर से कहा। उन्होंने तपस्या की बातें सुन ली थी। प्रेम और तपस्या दोनों भागकर माँ के पास गए। माँ ने उन दोनों को प्यार से गले लगाया और माथा चूम लिया। वो दोनों उनके गले मिलकर बहुत खुशी का अनुभव कर रहे थे, और माँ उस जमाल के घूमते मंच में केवल प्रेम को ही नहीं देख रही थी, बल्कि उन्हें उसके साथ उनके पास खड़ी तपस्या भी दिखाई दे रही थी। थैंक यू।